हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज प्रीलियम का टेस्ट सीरीज देखेंगे जो कि 2023 की है। ठीक है, और ये सामान्य अध्ययन यानी कि टेस्ट नंबर 5 का है। ये टेस्ट को देख सकते हैं और इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये 5वां वीडियो है। इससे पहले मैं 4 वीडियो इसकी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन टेस्ट नंबर 5 कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसकी एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए क्या होगा, वीडियो क्या हो रहा है, ज़्यादा बन रहा है, या फिर कम वीडियो बनाऊंगा तो लंबा 1 आवर का लगभग बनेगा। 1 आवर का बनेगा तो 2-3 वीडियो, लगभग 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यदि आप लोग पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा तो मैं क्या करूँगा, लॉन्ग वीडियो भी इसका बनाऊँगा और 2 या 3 वीडियो में क्या करूँगा, जो टेस्ट सीरीज होता है एक टेस्ट सीरीज को पूरा अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। अगर यदि आप लोग देखिएगा, ठीक है, तो इसमें अपलोड करूँगा क्योंकि इसमें से इतना सारा व्यू आता है लेकिन वॉच टाइम बहुत कम होता है, इसलिए छोटा वीडियो ही अपलोड करना पड़ता है। तो ये आप पर डिपेंड है, आप कमेंट करिएगा जैसे देखना चाहिएगा। लॉन्ग वीडियो तो फिर लॉन्ग डालूंगा। ठीक है, और साथ में आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में लाइक एवं शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये आप देख सकते हैं, ये कितना है, टेस्ट नंबर 5 है और पार्ट भी इसका 5 है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन 52 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं 51 नंबर तक हम देख चुके हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सल्फर डाइऑक्साइड से रिलेटेड है। वायुमंडल में SO2 का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन का दहन है। तो ये सही है। ठीक है, वायुमंडल में जो है SO2 का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, विद्युत संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन का दहन है। सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने को फ्लू गैस डीसल्फाइजेशन कहा जाता है। तो ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने को फ्लू गैस डीफ्लोएशन कहा जाता है। और ये क्या है, यह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये गलत हो गया क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है। ये दोनों सही है। ठीक है, इस प्रकार इसका जो 3 गलत है क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है, और 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है, तो इसमें 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये सही हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या देखना चाहें तो व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। देख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एक रंगहीन प्रतिक्रियाशील वायु प्रदूषक है। वायुमंडल में SO2 का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक सुविधाओं द्वारा जीवाश्म ईंधन का दहन है, अतः कथन 1 सही है। कथन 1 क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखें। SO2 उत्सर्जन के छोटे स्रोतों में शामिल है। औद्योगिक प्रतिक्रियाएं जैसे अयस्क से धातु निष्कासन और इंजन, जहाज, अन्य वाहन और भारी उपकरण जो उच्च सल्फर साम्राज्ञी के साथ ईंधन का दहन करते हैं, तथा प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी विस्फोट शामिल है। आगे बात करें यहाँ पे तो देख सकते हैं, जीवाश्म ईंधन विद्युत संयंत्रों से फ्लू गैस में सल्फर डाइऑक्साइड को एक अवशोषण प्रक्रिया के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है, जिसे फ्लू गैस डीसल्फाइजेशन कहा जाता है। इसलिए कथन 2 इसका सही हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखें तो ये रहा। भारत, सऊदी अरब तथा ईरान में विद्युत संयंत्रों और अन्य उद्योगों से वायु प्रदूषक के उत्सर्जन में वृद्धि जारी है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCFC और ओजोन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड एक ग्रीनहाउस गैस है। जलवाष्प सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीनहाउस गैस है, अतः कथन 3। ठीक है, ग्रीनहाउस गैस है। आपको इसकी जो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, सब आप लोग PDF से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं, कथन 3 इसका क्या हो गया, गलत हो गया। अब आगे हम लोग देखें 53 नंबर क्वेश्चन। तो ये हम लोग का 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैक्टीरियोफेज का उपयोग पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी
के लिए क्लोनिंग वेक्टर के रूप में किया जा सकता है। एकदम किया जा सकता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज का उपयोग पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी प्रयोग के लिए क्लोनिंग वेक्टर के रूप में किया जा सकता है। तो ये सही है, ठीक है, किया जा सकता है। अब आगे नेक्स्ट देखें। दूसरा कथन, जीवाणु कोशिकाओं के अंदर बैक्टीरियोफेज में जीनोम की उच्च प्रतिलिपिक संख्या होती है। तो ये भी क्या है, इसकी सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों सही है। तो 1 और 2, इसकी व्याख्या देखें हम। वायरस, प्लाज्मिडियम या उच्च जीव की कोशिका से उत्पन्न ऐसा डीएनए अणु जिसमें स्व प्रकृति की क्षमता नुकसान के बिना उपयुक्त आकार का एक और डीएनए टुकड़ा एकीकृत किया जा सकता है, क्लोनिंग वेक्टर कहलाता है, ठीक है। जो क्या करता है, अपने आप क्या करता है, स्वतः अणु जिसमें स्व प्रकृति की क्षमता के नुकसान के बिना, किसी नुकसान के बिना क्या होता है, उपयुक्त आकार का एक और डीएनए टुकड़ा एकीकृत किया जा सकता है, जिससे क्या होगा, अपने आप डीएनए का टुकड़ा एकीकृत किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम इसकी व्याख्या। क्लोनिंग वेक्टर के उदाहरण में प्लाज्मिडियम, प्लास्मिड, कोस्मिड, बैक्टीरियोफेज और खमीर कृत्रिम गुणसूत्र शामिल है, अतः कथन 1 सही है, ठीक है। कथन 1 सही हो गया। कथन 1 सही हो गया। क्यों सही हो गया, तो कथन 1 क्या है, कथन 1 हमारा है, बैक्टीरियोफेज का उपयोग पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी प्रयोग के लिए क्लोनिंग वेक्टर के रूप में किया जाता है। क्योंकि प्रयोग किया जा सकता है बार बार, इसलिए ये सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें। प्लास्मिड और बैक्टीरियोफेज प्रति कोशिका में अधिक संख्या के कारण कि जीवाणु कोशिका में जीनोम की बहुत अधिक प्रतिलिपिक संख्या होती है, अतः कथन 2 से है। कथन 2 भी सही है, बाकी ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये चलिए, कथन दोनों सही है, तो इसका सी नंबर हो गया, ठीक है। सी नंबर 1 और 2 दोनों। आगे देखें हम 54। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सौर अपशिष्ट प्रबंधक नीति नहीं है। भारत में सौर अपशिष्ट प्रबंधक नीति नहीं है, प्रबंधक नीति नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए, सोलर पैनल का जीवन काल 20 से 25 वर्ष होता है, इसलिए सौर अपशिष्ट की समस्या दूर की बात लगती है। कौन सा उपयुक्त सही है, ठीक है। तो इसमें से क्या है, दोनों की सही है, ठीक है। दोनों क्या है, सही है। इसकी व्याख्या हम देखें तो ये रहा इसकी बेस का। भारत में सौर अपशिष्ट प्रबंधन नीति नहीं है, लेकिन भारत में महत्वाकांक्षी सौर ऊर्जा स्थापना संबंधित लक्ष्य है, अतः कथन 1 सही है, ठीक है। कथन 1 सही है। क्या है, भारत में जो सौर अपशिष्ट प्रबंधन नीति नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, भारत का महत्वाकांक्षा सौर ऊर्जा स्थापना संबंधित लक्ष्य है। ये क्या है, एक लक्ष्य तय किया है, ठीक है। आगे इसको बढ़ें, इसलिए ये कथन क्या हो गया, सही हो गया। एक सौर पैनल का जीवन काल 20 से 25 वर्ष होता है, ऐसे में अपशिष्ट की समस्या दूर की बात लगती है। यह संभावना है कि इस दशक के अंत तक भारत को सौर अपशिष्ट की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और अपशिष्ट जल्द ही लैंडफिल में कचरे का सबसे प्रचलित रूप बन जाएगा। इसलिए यह अनिवार्य है कि शीघ्र ही एक नीति तैयार की जाए, अतः कथन 2 सही है। तो इसमें क्या है, कथन 2 भी सही है, ठीक है। दोनों सही हो गया। तो इस प्रकार इसमें जो है कथन 2, ठीक है, दोनों सही हो गया, 1 और 2। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग देखते हैं 55 देखें तो प्रवासी सम्राट तितलियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं। दक्षिण अमेरिका की मूल निवासी है। यहाँ पे दक्षिण नहीं होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उत्तर अमेरिका, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये उत्तर अमेरिका के मूल निवासी है। वे मेक्सिको और कैलिफोर्निया में अपनी सर्दियाँ बिताते हैं। एकदम सही है, ठीक है। मेक्सिको और कैलिफोर्निया में अपना सर्दी बिताते हैं। उसके बाद
मिल्कवीड एकमात्र ऐसा पौधा है जिस पर वे अंडे देते हैं। तो जब वो क्या होते हैं, अंडे देते हैं यानी कि प्रजनन करते हैं, उस टाइम वो क्या होता है, एक विशेष प्रकार की जो पौधा होता है जिसका नाम क्या है, मिल्कवीड, यहाँ पे ही क्या करते हैं, अपना अंडा देते हैं। इस प्रकार 2-3 कथन सही है, 1 नंबर गलत हो गया क्योंकि दक्षिण की जगह उत्तर रहता है तो सही हो जाता है। ठीक है, उत्तर अमेरिका, तो बी नंबर इसका सही हो गया। इसकी व्याख्या देखें हम, तो ये देख सकते हैं, वासी सम्राट तितली या मोनार्क तितली दानोस प्लेक्सिपस की एक उप प्रजाति है या उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी है, इसलिए कथन 1 क्या हो गया, गलत हो गया। ये तितलियां कैलिफोर्निया तट और मध्य मैक्सिको जंगलों में सर्दियां गुजारती है, अतः कथन 2 सही है। गर्मियों के दौरान वह पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बड़े पैमाने पर यात्रा करती है। आगे देखें, प्रजनन के दौरान वे केवल एक विशेष पौधे मिल्कवीड पर अंडे देते हैं जिस पर तितली के लार्वा फीड करते हैं, अतः कथन 3 सही है। ठीक है, तो कथन 3 भी इसमें क्या हो गया, सही हो गया। तो 1 गलत है, 2 और 3 इसकी सही है। आगे बढ़े हम। ठीक है, नेक्स्ट देखें 56 नंबर। एक्वा मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृतक के शरीर को जल और मजबूत क्षार के मिश्रण में कुछ घंटों के लिए डुबाया जाता है। ये सही है। ठीक है, ये क्या है, एक इस प्रकार की क्या है, मिश्रण है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृतक के शरीर को जल और मजबूत छात्र के मिश्रण में क्या होता है, कुछ घंटों के लिए रखा जाता है डुबाकर। तो ये सही है। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कोई ऊतक या डीएनए नहीं बचता, तो सब क्या होता, मर जाता। तो ये भी सही है, तो दोनों इसका सही है। इसकी व्याख्या देखना चाहें तो ये रहा। ठीक है, ये सब ऊपर आप पढ़ लीजिएगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृतक के शरीर को कुछ घंटों के लिए जल तथा एक मजबूत क्षार के मिश्रण में एक दबाव युक्त धातु के सिलेंडर में डुबाया जाता है और लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। ठीक है, कथन 1 क्या है, सही है। एक्वामेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्वामेशन इसे ओमस हर्बेरी हैसन नामक एक किसान द्वारा पशु शवों को उर्वरक में संसाधित करने हेतु विकसित किया गया था। तो इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था, एक ओमस हर्बेरी हैंसन नामक किसान द्वारा इसको ये किया गया था। शवों के निपटान हेतु वर्ष 1993 में अल्बानी मेडिकल कॉलेज में पहली व्यावसायिक एक्वामेश मशीन स्थापित की गई थी। आगे देखें, यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोई ऊतक और डीएनए शेष नहीं बचता, इसलिए कथन 2 भी सही है। ठीक है, तो कथन 1 और कथन 2 क्या है, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, सी। अब हम देखते हैं 57। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन चक्र के विपरीत वायुमंडल में फॉस्फोरस श्वसन द्वारा अमुक्त नहीं होते। तो कार्बन चक्र में क्या होता है, तो ये सही है। ठीक है, कार्बन चक्र में क्या होता है, विपरीत वायुमंडल में फॉस्फोरस श्वसन द्वारा अमुक्त नहीं होते हैं। उसके बाद देखें, वर्षा के माध्यम से फॉस्फोरस का वायुमंडलीय अपदान कार्बन इनपुट की तुलना में बहुत कम है। तो वर्षा के माध्यम से जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस क्या होता है, चट्टानों में रहता है। ठीक है, चट्टानों में, तो वर्षा के माध्यम से फॉस्फोरस का वायुमंडलीय आदान कार्बन इनपुट की तुलना में बहुत कम है। जीव और पर्यावरण के बीच फॉस्फोरस का गैसीय आदान प्रदान नगण्य है। नगण्य मतलब नहीं के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सभी के सभी सही है। कौन से कथन सही है, तो इसकी व्याख्या हम देखें। कार्बन चक्र, ठीक है, जीवित जीवों के संदर्भ में जीवों के शुष्क भार का 49% भाग कार्बन से बना होता है। तो देख लीजिए, जीवित जीव है उसमें क्या होता है, 49% जो होता है कार्बन से बना होता है। और जल के पश्चात यही आता है। समुद्र में 71% कार्बन विलेय के रूप में विद्यमान है। यह सागरीय कार्बन भंडार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियमित करता है। वायुमंडल में कुल वैश्विक कार्बन का लगभग 1% होता है।
तो ये बेसिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फॉस्फोरस चक्र यहाँ पे देखते हैं। फॉस्फोरस जैविक झिल्लियाँ, न्यूक्लिक एसिड तथा कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली का एक प्रमुख घटक है। अनेक प्राणियों को अपना कवच, अस्थियाँ एवं दांतों आदि बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो ये देख सकते हैं क्या क्या करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, दांत वगैरह बनाने के लिए आवश्यकता होती है। तो ये सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पे कार्बन और फास्फोरस चक्र के बीच प्रमुख और महत्वपूर्ण अंतर है। कार्बन चक्र के विपरीत वायुमंडल में फास्फोरस की श्वसन द्वारा अवमुक्त नहीं होता। इसलिए कार्बन चक्र के विपरीत जो वायुमंडल में फास्फोरस का क्या होता है, श्वसन द्वारा अवमुक्त नहीं होता, अतः कथन एक सही है। वर्षा के माध्यम से फास्फोरस का वायुमंडलीय आदान कार्बन इनपुट की तुलना में बहुत कम है, अतः कथन दो सही है, ठीक है। क्या है, वर्षा के माध्यम से फास्फोरस का जो वायुमंडलीय आदान कार्बन इनपुट है वो क्या है, आदान कार्बन इनपुट की तुलना में बहुत कम है, इसलिए कथन दो सही है। जीव और पर्यावरण के बीच फास्फोरस का गैसीय आदान प्रदान नगण्य है, यानी कि नहीं के बराबर है, ठीक है, कार्बन चक्र के विपरीत, इसलिए कथन तीन भी सही है। तो सभी सही है, इसलिए क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। सभी सही है, इसलिए इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, डी हो गया। तो ये हम लोग का डी हो गया, 1, 2 और 3। आगे हम लोग देखें 58। तो 58 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सहायक प्रजनन तकनीक ART का एक प्रकार है। तो ये सही है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF सहायक प्रजनन तकनीक का एक क्या है, प्रकार है। सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विधेयक 2021 ने LGBTQ समुदाय को 8 का उपयोग करने की अनुमति दी 2021। तो ये क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, केवल और केवल क्या हो जाएगा, एक, ठीक है। इसकी व्याख्या देखें तो 58 ना, ये रहा हम लोग का 58। तो ऊपर आप देख लीजिएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF या ART का सबसे आम और प्रभावी प्रकार है, अतः कथन एक सही है। आगे देखते हैं। सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियाम विधेयक 2021। इस विधेयक में लिव इन कपल्स, सिंगल पुरुषों और LGBTQ कम्युनिटी को बाहर रखा गया है, अतः कथन दो सही नहीं है, ठीक है। इसमें किया गया है, इसको बाहर रखा गया है। LGBTQ कम्युनिटी को क्या किया गया है, बाहर रखा है विधेयक से, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। और यहाँ पे क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, LGBTQ समुदाय को 8 का उपयोग करने की अनुमति दी है, अनुमति नहीं दिया गया है, बाहर दिया गया, इसलिए गलत हो गया। और इस प्रकार केवल और केवल एक सही हो गया, ठीक है। 59 हम देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वातावरण में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन अम्ल वर्षा का कारण है। तो देख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है, अम्ल वर्षा के कारण होता है। तो ये सही है। ये तो साइंस में छोटा क्लास क्या है, 6 क्लास आपको साइंस की बुक में भी दिया हुआ है। अम्ल वर्षा मृदा के एल्यूमिनियम का निक्षालन का कारण बनता है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें दोनों का दोनों सही है, 1 और 2। इसकी अगर व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं, अम्ल वर्षा, ठीक है। ऊपर आप लोग देख लीजिएगा। अम्ल वर्षा विभिन्न प्रकार के मानवीय क्रियाकल्पों का उप उत्पाद होती है जो वातावरण में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करता है, अतः कथन एक सही है, ठीक है। इस प्रकार क्या है, कथन एक सही है। यहाँ पे देख लीजिए, अम्लीय वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में मृत या मरते हुए वृक्षों का दिखाना सामान्य घटना है। अम्लीय वर्षा मृदा से एल्यूमिनियम के निक्षालन का कारण बनती है या एल्यूमिनियम पादपों और जीवों के लिए हानिकारक हो सकता है। अम्लीय वर्षा मृदा से खनिज और पोषक तत्वों को भी हटा देता है, देख लीजिए, इसलिए क्या है, कथन 2 सही है, ठीक है। अब हम क्या करें, नेक्स्ट देखें, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना नंबर हो गया, ये जो देखें हम 59। तो अब क्या करेंगे, 60 देखते हैं। आप्रद खाद्य श्रृंखला।
अपरद खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कवक या जीवाणु जैसे अपघटक मुख्य रूप से विषमपोषी होते हैं। एकदम सही है, कवक या जीवाणु क्या होता है, विषमपोषी है। इन मृतपोषी या पूर्तिजीवी मृत अपघटन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, मृत या सड़े गले से क्या होता है, पोषण करते हैं, अपना भोजन करते हैं, इसलिए इनको मृतपोषी या पूर्तिजीवी कहा जाता है। सही है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपरद खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का प्रमुख साधन है। प्रमुख साधन क्या है, जलीय पारिस्थितिकी नहीं है, ये क्या होता है, जो स्थल पारिस्थितिकी है वो है, इसलिए ये गलत हो गया। तो कथन नंबर 3 क्या हो गया, गलत हो गया, और 1 और 2 सही है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देखें। अपरद खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक साम्राज्य से प्रारंभ होती है या अपघटकों से बना होता है, जो कि मुख्यतः कवक एवं बैक्टीरिया के रूप में परपोषी जीव होते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। आगे देखें। ये मृत कार्बनिक साम्राज्य या अपरदों के खंडन द्वारा अपेक्षित ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करते हैं। इन्हें मृतपोषी या पूर्तिजीवी मृत अपघटन के नाम से भी जाना जाता है। अपघटक पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं, जो मृत जीवों तथा व्यर्थ सामग्री के साधारण अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ डालते हैं। देख लीजिए, इसलिए ये कथन 2 है, क्योंकि ये जो है सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ये आप देख लीजिएगा इसकी व्याख्या पूरा। ठीक है, आगे बढ़े हम 61 नंबर। सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट GREAT ग्रेड, ठीक है, संयुक्त रूप से खाली जगह के द्वारा प्रकाशित किया। संयुक्त रूप किसके द्वारा प्रकाशित किया, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन हु, ठीक है, WHO और संयुक्त राष्ट्र बल कोष द्वारा ये क्या किया गया है, प्रकाशित किया गया। सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट, ठीक है, वैश्विक रिपोर्ट सहायक प्रौद्योगिकी पर किसके द्वारा प्रकाशित किया संयुक्त रूप से, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बल कोष द्वारा। ठीक है, तो इनके द्वारा ये किया गया, प्रकाशित किया गया। इसकी व्याख्या हम लोग देख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने संयुक्त रूप से पहली सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट जारी किया, अतः विकल्प डी सही है। ठीक है, यह है विकल्प डी इसका सही है। यह रिपोर्ट सहायक प्रौद्योगिकी तक प्रभावी पहुंच पर एक वैश्विक रिपोर्ट तैयार करने हेतु वर्ष 2018 के विश्व सभा के 71वें प्रस्ताव की परिणति है। रिपोर्ट का महत्व इसलिए है क्योंकि वैश्विक स्तर पर जिन लोगों को सहायक तकनीक की आवश्यकता है, उनमें से 90% तक इसकी पहुंच नहीं है। ठीक है, 90% तक जो है इनकी पहुंच नहीं है जिनकी आवश्यकता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आप देख लीजिएगा, बाकी जो व्याख्या है। ठीक है, 62 निम्नलिखित में से कौन सा कारक तटीय क्षारण का कारण है। तटीय क्षारण, ठीक है, तटीय क्षारण यानी कि तटीय का जो क्षारण होता है, कटाव होता है, उसके लिए इनलेट चैनल का निष्कर्षण, ये भी वेब ब्रेकिंग की क्रिया, समुद्र तत्वों से रेत काटना, अनियोजित सुधार। तो ये सभी कारण है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 3 और 4। ठीक है, इसकी हम व्याख्या देख सकते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन हम देखें, 62 ना, 62। तो 62 की हम व्याख्या देखें, ये 63 हो गया, 62 कहाँ चल गया, 62 ये रहा 62। ठीक है, तटीय क्षरण वह प्रक्रिया है जिसमें मजबूत लहरों के कारण तटीय क्षेत्र में आई बाढ़ अपने साथ चट्टानों, मिट्टी और रेत को नीचे की ओर ले जाते हैं, जिसके कारण स्थानीय समुद्र का जलस्तर बढ़ जाता है। तो क्या होता है, तटीय क्षरण क्या है, जब मजबूत लहर, समुद्र में बहुत ज़्यादा लहर आता है तो क्या होता है, बाढ़ का रूप ले लेता है
और वो उसके साथ क्या करता है, जो चट्टान होता है, मिट्टी रेत होता है, उसको क्या करता है, समुद्र की ओर नीचे ले जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं तटीय क्षरण। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए दिखाया है किस प्रकार से यहाँ से ये ले गया, फिर यहाँ देख लीजिए काट के सबको क्या होगा, नीचे बहाकर ले जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए उसका रीजन दिया हुआ है, ये सब आप क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं 63 देखते हैं। IFPRI की वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती भूख के साथ साथ खाद्य उत्पादन में गिरावट की दोहरी समस्याओं का सामना कर सकता है। एकदम सही है, क्या है, सामना कर सकता है। भारत जो है जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती भूख के साथ साथ खाद्य उत्पादन में गिरावट की दोहरी समस्या का समाधान कर सकता है, तो ये सही है। 2 नंबर देखें, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारतीयों की औसत कैलोरी खपत पर भी प्रभाव पड़ेगा। नहीं, औसत कैलोरी खपत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये ठीक है, 2030 तक इसका ये किया गया है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, केवल और केवल एक। ठीक है, केवल और केवल एक इसका सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या देखें तो 63 ये रहा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI ने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणाली जारी की है, जिसमें दर्शाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2030 तक भारत का खाद्य उत्पादन 16% गिर सकता है। तो 2030 तक जो खाद्य उत्पादन है वो कहाँ, 16% तक गिर सकता है, तथा भूख के जोखिम वाले लोगों की संख्या 23% तक बढ़ सकती है। कितना, 23% बढ़ सकती है। अतः कथन एक सही है। ठीक है, इसलिए क्या है, कथन एक सही है। आगे बात करें, एक सकारात्मक टिप्पणी यह है कि जलवायु परिवर्तन भारतीयों की औसत कैलोरी खपत को प्रभावित नहीं करेगा, तथा जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में भी यह वर्ष 2030 तक वर्तमान के समान लगभग प्रति व्यक्ति 2600 किलो कैलोरी प्रतिदिन रहने का अनुमान है। अतः कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कैलोरी है वो नहीं घटेगा। अभी जो है 2600 किलो कैलोरी प्रतिदिन है प्रति व्यक्ति, वही रहेगा बोल रहा है। ठीक है, वर्ष 2100 तक पूरे भारत में औसत तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस से 4.4 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ने का अनुमान है, ये देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 64 का देखें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। देख लीजिए सूर्य क्या है, केवल इसमें क्या है, जलीय तापमान, समुद्र का जो होता है जलीय पारिस्थितिकी तापमान के कारण जो ऊर्जा मिलता है, उसको छोड़ के बाकी सभी के लिए सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, ये कथन एक क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि समुद्र में जो होता है जलीय दाब, ठीक है, जलीय दाब के कारण जो पारिस्थितिकी ऊर्जा बनता है वो नहीं बन पाता है। कथन 2 की बात करें तो पादप केवल 2 से 10% सौर विकिरण का प्रग्रहण करते हैं, लेकिन यह आंशिक मात्र की ऊर्जा संपूर्ण विश्व का संपोषण करती है। देख लीजिए, क्योंकि संपूर्ण विश्व का नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जाने जल का जो ऊर्जा होता है वो नहीं हो पाता, इसलिए क्या होगा, ये भी गलत हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं, ये रहा। गहरे समुद्र में जल तापीय पारिस्थितिकी तंत्र को छोड़कर पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। देख लीजिए, जल तापीय पारिस्थितिक तंत्र को छोड़कर बाकी सभी के लिए क्या है, सूर्य। तो इसलिए एक कथन जो एक है वो गलत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि सभी के लिए तो है, लेकिन एक को छोड़ के वो क्या है, जल तापीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसलिए कथन एक क्या हो गया, गलत हो गया। आगे हम बात करें तो देखिए, आपतित सौर विकिरण का 50% से कम भाग प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण में प्रयुक्त होता है। हम जानते हैं कि पादप एवं प्रकाश संश्लेषण सक्षम जीवाणु सूर्य की विकिरित ऊर्जा को सरल अकार्बनिक पदार्थों से आहार तैयार करने में लगाते हैं। पादप केवल 2 से 10% प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का प्रग्रहण करते हैं, लेकिन यह आंशिक मात्र की ऊर्जा संपूर्ण विश्व का पोषण करती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, कथन 2 भी क्या है, सही नहीं है। तो आगे हम बढ़ें 65 क्वेश्चन नंबर देखें।
ठीक है। 65 देखें तो ये क्या है, इसे पवन और सौर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग कर जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके उत्पादित किया जाता है। तो ये सही है, ठीक है। पवन और सौर जिसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग कर जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके उत्पादित किया जाता है। तो ये क्या है, सही है। दूसरा नंबर देखते हैं। हरित अमोनिया नीति का उद्देश्य वर्ष 2025 तक हरित हाइड्रोजन के घरेलू उत्पाद को 5 बिलियन टन तक बढ़ाना है। ये 2025 नहीं 2030 तक होना चाहिए, इसलिए ये गलत है, ठीक है। 2 नंबर क्या है, गलत है। अब देखें हम उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, तो ये नहीं है, यहाँ पे 2030 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। उसके बाद हम 66 इसकी व्याख्या देखना चाहें तो देख लेते हैं थोड़ा सा। हरित हाइड्रोजन इसे पवन और सौर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके उत्पादित किया जाता है, इसलिए कथन एक सही है, ठीक है। कथन एक क्या है, सही है। हरित अमोनिया नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक हरित हाइड्रोजन के घरेलू उत्पाद को बढ़ाकर 5 मिलियन टन करना और भारत को स्वच्छ ईंधन का निर्यात केंद्र बनाना, अतः कथन दो सही नहीं है, ठीक है। कथन दो सही नहीं है। इस प्रकार हम लोग का जो सही आंसर हो गया, कौन सा कथन सही नहीं है बोला था, तो बी नंबर, केवल और केवल 2, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 66, कौन सा देखेंगे, 66। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसरण UNCCD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण और विकास को अस्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर देखें। यह मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक बॉटम अप दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है। तीसरा कथन देखें। UNCCD की पार्टियों के सम्मेलन COP15 का 15वां सत्र दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई, नहीं ये गलत है, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित नहीं किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है, तो देख लीजिए कथन 1 और 2 सही है, ठीक है। 3 सही नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर होगा क्या होगा, डी होगा, ठीक है। इसकी व्याख्या देखें हम, कितना था क्वेश्चन नंबर 66 ना, 66 की व्याख्या देखें। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिशमन, ठीक है, वर्ष 1994 का UNCCD पर्यावरण और विकास को अस्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, अतः कथन एक सही है। कथन एक क्या है, सही हो गया। यह मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक बॉटम अप दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है, अतः कथन 2 भी सही हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखें UNCCD का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP15 UNCCD के COP15 का 15वां सत्र कोट की आइवर यानी कि पश्चिमी अफ्रीका में आयोजित किया गया था, तो कथन 3 गलत हो गया, क्योंकि ये कहाँ किया गया था, कोट की आइवर पश्चिमी अफ्रीका में किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है इसका जो कोप पार्टी का सम्मेलन जो किया गया 15वां सत्र दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में क्वेश्चन बोला है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में नहीं किया गया था, ये कहाँ किया गया था, दक्षिण अफ्रीका नहीं पश्चिम अफ्रीका, ठीक है। ये देख लीजिए दक्षिण अफ्रीका यहाँ पूछा था और ये कहाँ किया गया था, पश्चिम अफ्रीका में, इसलिए कथन 3 गलत हो गया, ठीक है। बाकी आप क्या हो गया, 2 और 3 इसका सही हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 1 और 2। तो 1 और 2 किस में है, डी में है 1 और 2। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए 66 का, ठीक है। अब देखेंगे हम 67।
ग्राफीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राफीन कार्बन का एक शुद्ध रूप है जहां एक मधुमक्खी के छत्ते की जलिका के समान कार्बन परमाणु की दोहरी परत व्यवस्था होती है। ये क्या है? गलत हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता किसी भी मौजूदा अर्धचालक सामग्री जैसे सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड और कार्बन नैनोट्यूब से अधिक होती है। तो ये क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है। उसके बाद हम देखें, भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कर्नाटक में स्थित है। तो ये क्या हो गया? कर्नाटक में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। तो केवल और केवल 2। ठीक है। तो इसकी व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं हम। कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 67 की व्याख्या कहाँ चल गया? ये 68, ये रहा 67। ग्राफीन कार्बन का एक शुद्ध रूप है जिसमें एक मधुमक्खी के छत्ते की जलिका के समान कार्बन परमाणु की एकल परत व्यवस्थित होती है। यह इलेक्ट्रॉनों को सूचना संसाधित करने और सिलिकॉन आधारित उपकरणों की तुलना में 10 गुना बेहतर रेडियो प्रसारण करने की अनुमति दे सकता है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। कथन 1 क्या हो गया? गलत हो गया। आगे देखें, ग्राफीन का उपयोग तेज और अधिक शक्तिशाली सेल फोन, कंप्यूटर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उत्पादन करेगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड और कार्बन नैनोट्यूब जैसे किसी भी मौजूदा अर्धचालक सामग्री से अधिक है। अतः कथन 2 सही है। कथन 2 क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट देखें हम, देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल के त्रिशूर में बनेगा। एक नवाचार केंद्र एक क्रॉस फंक्शनल योजना है जो नए विचारों हेतु एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। ठीक है। क्या दिया था कथन 3 में? कर्नाटक दिया था, लेकिन कर्नाटक नहीं, कहाँ बनेगा? केरल में बनेगा। इसलिए ये कथन 3 गलत हो गया। कथन 1 भी गलत हो गया। केवल 2 और 2 इसका सही हो गया। नेक्स्ट देखें हम 68 देखें तो यहाँ पे क्या है? नाभिकीय संलयन ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय संलयन ऊर्जा के संदर्भ में, संलयन प्रतिक्रिया की तुलना में विखंडन प्रतिक्रिया समान रूप से प्रकृति में नहीं होती। तो देख लीजिए, संलयन प्रक्रिया की तुलना में विखंडन प्रतिक्रिया विखंडन प्रतिक्रिया समान रूप से प्रकृति में नहीं होती। एकदम सही है। जो संलयन, जो जुड़ने की प्रतिक्रिया हो, क्या है? विखंडन होने की, वो समान रूप से नहीं होता है। विखंडन ईंधन की तुलना में संलयन ईंधन व्यापक रूप से उपलब्ध है और लगभग अटूट है। तो विखंडन ईंधन की तुलना में जो संलयन ईंधन है वो क्या है? व्यापक रूप से उपलब्ध है और लगभग अटूट है। तो ये भी सही है। ठीक है। इस प्रकार दोनों इसका सही है। इसकी व्याख्या हम देखें 68। तो देख लीजिए, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संघनन। ठीक है। परिभाषा इसका देखें, विखंडन का आशय एक बड़े परमाणु का 2 या 2 से अधिक छोटे परमाणु में विभाजन होना। ये क्या हुआ? नाभिकीय विखंडन। संलयन क्या है? नाभिकीय संलयन का आशय 2 हल्के परमाणु के संयोजन से एक भारी परमाणु नाभिक का निर्माण करना। तो इसमें क्या होता है? जुड़ना होता है संलयन में, इसमें विखंडन होना। घटना, विखंडन प्रक्रिया समान रूप से प्रकृति में घटित नहीं होती। विखंडन क्या होता है? समान रूप से प्रकृति में घटित नहीं होता। प्रायः सूर्य जैसे तारों में संलयन प्रक्रिया घटित होता है, जैसे सूर्य में होता है। ठीक है। ऊर्जा की आवश्यकता, विखंडन प्रक्रिया में 2 परमाणु को विभाजित करने में कम ऊर्जा लगता है, लेकिन यहाँ पे 2 या 2 से अधिक प्रोटॉन को एक साथ लाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर देख लीजिए ऊर्जा प्राप्त। तो इसी प्रकार जो कथन 1 गलत हो गया। ठीक है। और देख लीजिए कथन 2 सही है। ठीक है। कथन 1 क्या है? सही है। कथन 2 भी सही है। तो ये आप इसकी पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है। क्या कीजिएगा? आप इसकी पूरा पढ़ लीजिएगा। अब हम देखते हैं 69। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय स्वीडन को डेनमार्क से अलग नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय स्वीडन को डेनमार्क से अलग नहीं करता है?
स्केगर्क जल संधि, कट्टेगट जल संधि, ओरेसुंद जल संधि, बाल्टिक सागर। तो यहाँ से जो बाल्टिक सागर है वो क्या है, स्वीडन को डेनमार्क से अलग नहीं करता है। ठीक है, इसकी अगर हम देखना चाहें डायग्राम तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए विकल्प डी सही है दिया है, तो ये हो गया स्वीडन। ठीक है, तो और ये हो गया एस्गेरक। क्वेश्चन में क्या था देख सकते हैं, क्वेश्चन फिर से, जो स्वीडन कौन सा जल निकाय स्वीडन को डेनमार्क से अलग नहीं करता, स्वीडन को डेनमार्क से अलग नहीं करता है। तो यहाँ पे स्वीडन हो गया और डेनमार्क। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ डेनमार्क कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये क्या करता है, एक दूसरे को अलग नहीं करता है। तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए हम 70 नंबर देखते हैं। फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एश ट्रैक एक मोबाइल ऐप है जो फ्लाई ऐश के उत्पादन और उपयोग की निगरानी करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो ये सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, फ्लाई ऐश का आकार आमतौर पर गोलाकार और कांच जैसे होता है। ये भी सही है, फ्लाई ऐश का आकार आमतौर पर गोलाकार और कांच की तरह। इसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनियम शामिल होता है। नहीं, ये गलत हो गया। तो दो इसमें कौन सा सही है, तो 1 और 2 सही है। ठीक है, केवल 1 और 2 सही है। सेवेंटी नंबर देखते हैं। ये रहा, चूंकि फ्लाई ऐश एक बहुत ही महीन सामग्री है, कण का आकार 10 से 100 माइक्रोन तक होता है। फ्लाई ऐश का आकार आमतौर पर गोलाकार और कांच जैसा होता है, अतः कथन 2 सही है। फ्लाई ऐश में पर्याप्त मात्रा में सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, फेरिक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड शामिल होते हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है। कथन 3 क्या हो गया, सही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।